दोस्तों इस खबर को आप सिर्फ एक आम खबर के रूप में ना देखें। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो अब अदालत का रुख करेगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत लेकर। दोस्तों इसकी वजह हरियाणा चुनाव में हुई धांधली को लेकर है। कांग्रेस द्वारा जो पत्र लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को, उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ऐसे टिप्पणी की है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी मजबूरन अदालत का रुख करने पर मजबूर है। दोस्तों पूरा माजरा क्या है मैं आपको तफसील से बताऊंगा। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मैं हूं जावेद पठान और आज हम बात करेंगे कि क्या राजीव कुमार की इलेक्शन कमीशन को अदालत के सामने पेश होना पड़ सकता है और क्या है इसके पीछे की वजह और कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर शिकायत की थी। मतगणना के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि कुछ 60, 70 और 80% से कम बैटरी पर काम कर रही थीं। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग को 13 अक्टूबर को शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायत दर्ज कराई है। पवन खेड़ा ने कहा था कि यह बहुत अजीब बात है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी है उन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए, वहीं जहां पर 60-70% बैटरी चार्ज रही वहीं उन मशीनों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% पर थीं और बाकी सामान्य मशीनें 60-70% चार्ज पर थीं। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील कर दिया जाए और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस की शिकायत को खारिज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 1600 पेज के जवाब में आरोप को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था, मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले 1 साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी और कहा कि आरोप लगाने से सावधानी बरतें और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला ना करें। शिकायत खारिज होने के बाद शुक्रवार यानी 1 नवंबर को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जवाब दिया। कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत का स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा गया है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी टिप्पणी के खिलाफ कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। दोस्तों पिछले कुछ समय में अगर किसी संवैधानिक संस्था ने लोगों के बीच अपना विश्वास खोया है तो वो है इलेक्शन कमीशन, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका जवाब मैं आपको विस्तार से दूंगा। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने की शुरुआत तब हुई जब भाजपा ने सारे नियम बदल डाले जिससे इलेक्शन कमिश्नरों का चयन होता था। नियम बदलने से पहले इलेक्शन कमिश्नरों के चयन में 3 लोग शामिल होते थे। पहले थे प्रधानमंत्री, दूसरे नेता विपक्ष और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी पक्ष का भी योगदान और विपक्ष का भी। और अगर दोनों में सहमति ना बन पाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले के बाद चयन पूरा किया जाता था। ऐसे में इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट का एक मेंबर होता है इलेक्शन कमिश्नरों के चयन में। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मोदी सरकार का मंत्री आखिर किसके पक्ष में फैसला देगा। तो यहाँ से इलेक्शन कमिश्नरों का चयन बिल्कुल एक तरफा कर दिया गया सत्तारूढ़ दल के तरफ, यानी भाजपा जिसको चाहे उसको बना सकती है 2-1 की मेजॉरिटी से। अब आप खुद से दिमाग लगाइए कि जब इलेक्शन कमिश्नरों का चुनाव ही भाजपा की मर्जी से हुआ है, प्रधानमंत्री की मर्जी से हुआ है, तो कैसे राजीव कुमार फैसला देंगे कांग्रेस या किसी अन्य दल के पक्ष में। मैं आपका ध्यान सबसे पहले ले जाना चाहता हूं लोकसभा चुनाव पर। अगर आपकी याददाश्त मजबूत है तो आपको याद होगा
कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता किस तरह से भाषण और बयानबाजी कर रहे थे रैलियों में। आपको याद है या नहीं प्रधानमंत्री का वो भाषण कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों को दे देगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री साफ तौर पर नफरती बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन राजीव कुमार की तरफ से उनको कोई भी वार्निंग नहीं दी गई। प्रधानमंत्री साफ साफ झूठ बोलते हुए पाए गए थे कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में, लेकिन राजीव कुमार ने प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोला। भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र, उनके सभी नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे, सामूहिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजीव कुमार ने किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया, न किसी को भाषण देने से रोका। लेकिन जब इसको लेकर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर राजीव कुमार को घेरा जाने लगा, तो खाना पूर्ति करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज के बोला कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स पर ध्यान दें। यानी राजीव कुमार की रीढ़ की हड्डी में इतना भी दम नहीं था कि वो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे बोल सकें कि आप चुनाव के दौरान नफरती बयानबाजी करने से खुद को रोकें, लेकिन वहीं राजीव कुमार झट से खड़े हो जाते थे जब बात किसी विपक्षी दल की हो। दोस्तों, अगर मैं लोकसभा चुनाव में की गई प्रधानमंत्री की टिप्पणी और राजीव कुमार के रवैये पर बात करता रहा तो ये वीडियो 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी। फिलहाल बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। अभी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा है झारखंड। यहाँ पर भी आप राजीव कुमार के दोहरे मापदंड को देख सकते हैं। एक राज्य है जहाँ भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ विपक्षी दल की सरकार है। अब भाजपा के कहते ही राजीव कुमार ने झारखंड के डीजीपी को बदल दिया, लेकिन विपक्षी दलों के लाख शिकायत के बावजूद महाराष्ट्र के डीजीपी को राजीव कुमार बदलने से इनकार कर देते हैं। इसके पीछे की वजह भी बहुत चौंकाने वाली है दोस्तों, आपको ज़रूर से सुनना चाहिए। भाजपा के एक बार कहने पर कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और डीजीपी उनके पसंद का आदमी है, तो चुनाव के दौरान वो हेमंत सोरेन की पार्टी को मदद पहुंचा सकते हैं। तो राजीव कुमार ने इन झटके में डीजीपी को बदल दिया। लेकिन महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला पर कई बार ये पहले आरोप लग चुके हैं कि वो भाजपा का समर्थन करती हैं, वो विपक्षी दलों के खिलाफ काम करती हैं। उन पर कई बार केसेस भी चल चुके हैं और उससे भी बड़ी बात, डीजीपी रश्मि शुक्ला को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए सर्विस पर रखा गया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला जून में ही रिटायर होने वाली थीं, लेकिन उनके सर्विस को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है और विपक्ष के बार बार शिकायत करने के बावजूद राजीव कुमार ने डीजीपी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र से हटाने पर इनकार कर दिया। अब आप खुद से आकलन कीजिए कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि राजीव कुमार भाजपा के कहने पर झारखंड के डीजीपी को हटा देते हैं, लेकिन विपक्ष के बार बार शिकायत करने के बाद भी महाराष्ट्र के डीजीपी को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए सर्विस पर रखा जाता है। क्या यह साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है कि राजीव कुमार किस पार्टी की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं? दोस्तों, साफ तौर पर खेल किया जा रहा है भारत के इलेक्शन के साथ, वरना अनपढ़ इंसान भी बता देगा कि मतदान होने के बाद 3 दिन तक सील पैक रहने के बाद किसी भी कीमत पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैटरी 99% पर नहीं रह सकती है। और अगर एक बार को मान भी लें कि अगर 99% बैटरी बची भी थी, तो फिर बाकी ईवीएम की बैटरी 60, 70, 80% पर क्यों थी? और उन्हीं ईवीएम के रिजल्ट में ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा का प्रत्याशी जीत गया जिसमें 99% बैटरी दिखाई जा रही थी, और वहाँ नहीं जीत पाया जहाँ पर 60-70% बैटरी थी? तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे दोस्तों कि आखिर इतने देर तक इस्तेमाल होने के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% पर कैसे हो सकती है, और अगर रह भी सकती है तो बाकी ईवीएम की बैटरी 60-70% पर कैसे थी? सवाल तो उठते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर ईवीएम पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ और ना ही मेरे पास कोई पुख्ता सबूत हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं। ये काम करने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है। मेरा काम है बस खबर को आम जनमानस तक पहुँचाना। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ राजीव कुमार सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक संस्था भी सवालों के घेरे में आ चुकी है, और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। और अगर चुनाव के साथ धांधली की जाएगी तो ये भारत के भविष्य और भारत की छवि पर गहरे दाग छोड़ जाएगी।
जो किसी भी कीमत पर होना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजीव कुमार का इलेक्शन कमीशन क्या सच में अदालत के सामने खड़ा होने जा रहा है, या यहाँ भी वही होने वाला है जो माधीपुरी बुच के साथ हो रहा है? बिना सवालों के ही बचने की कोशिश की जाएगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिजनों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नए वीडियो के साथ। मैं हूँ जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।